मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इतने हज़ारों लाखों बच्चों के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, तो ये क्या है? जब मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स को मैं सभी बच्चों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये कम्युनिकेशन है। पर कम्युनिकेशन तभी पूरा होगा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाना चाह रही हूँ, वही सेम अंडरस्टैंडिंग से अगर आप समझ पा रहे हो, देन वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, क्योंकि अभी तक हमने हमारे मोटिवेशन के पॉइंट तक पहुँचे हुए थे। इससे पहले जो ये आपका जो डायरेक्टिंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जो है आपका डायरेक्टिंग का, इसके अंदर हमारे डायरेक्टिंग का पॉइंट्स हो चुका था। डायरेक्टिंग के अंदर हमारे 4 कंपोनेंट्स थे, लीडरशिप, मोटिवेशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन एंड देयर इज़ अ सुपरवाइज़र। ये सभी पॉइंट्स थे। अभी तक हमने मोटिवेशन किया है, सुपरविज़न किया है, और मोटिवेशन के अंदर हमने एक थ्योरी की थी अब्राहम मैस्लो की, वो हमने कंप्लीट की है। और साथ ही साथ जो इंसेंटिव्स का टॉपिक था कि टाइप ऑफ इंसेंटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉनेटरी क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल क्या होते हैं, इन सभी के एक एक पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। सो आज हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं। आज हम लीडरशिप और साथ ही साथ कम्युनिकेशन का ये टॉपिक जो है कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, आपको पता है अभी तक हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे, लगातार हम एग्जाम्पल करते आ रहे थे। कंट्रोलिंग के चैप्टर को जब हमने कर लिया है ऑलरेडी, तो उसके अंदर भी हमने प्रॉपर एग्जाम्पल लिया था। सो लीडरशिप में भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, लीडरशिप में क्या होता है, एक पर्सन होता है। ये मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है। ये मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स के अंडर ये सभी व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये इनका नेतृत्व करता है, गाइडेंस देता है कैसे किसी काम को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मीन्स कि ये इनका हेड है। हेड क्यों बना? कुछ तो क्वालिटी होगी, नॉर्मल सी बात है। विदाउट क्वालिटी तो कोई हेड नहीं बनता, है ना। जैसे कि क्लास के अंदर मॉनिटर बनते हैं, क्लास के अंदर हम मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं ना कि हाँ कौन बनेगा भाई मॉनिटर, उसके लिए हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, ठीक है। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ थिंग्स आपको पता है। आपको बस ये बताना है कि आपके बिजनेस के अंदर, आपके अकाउंटिंग के अंदर इन शब्दों का यही प्रयोग है, ठीक है। सो लीडरशिप में क्या होता है कि एक ऐसे पर्सन के अंदर इस तरह की क्वालिटी होती है जो बाकी सभी पर्सन को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके, अपनी बात को वो ईजिली मनवा सके। उसमें कुछ एक ऐसी क्वालिटी होती है बच्चे, ठीक है। अब जैसे कि मॉनिटर सेलेक्ट किया जाता है, मान लीजिए आपके इनमें से आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स में मुझे एक को मॉनिटर चुनना है, बट कुछ ग्रुप कह रहा है कि मैम टीकू बनेगा मॉनिटर, एक कुछ पर्सन कह रहे हैं कि मैम मीकू बनेगा मॉनिटर, कुछ पर्सन कह रहे हैं कि मैम पीकू मॉनिटर बनेगा, है ना। यही टीकू मीकू पीकू का एग्जाम्पल चलता आ रहा है ना अभी तक हमारा। चलिए जी, तो क्या आप तीनों को मॉनिटर बना सकते हैं? नहीं। तो फिर मैंने देखा कि जिसके अंदर आपकी बेस्ट क्वालिटी है, जो एक एज अ मॉनिटर की भूमिका निभा सकता है, सारी क्लास को कंट्रोल में ला सकता है, जो उसका कहा माने, जो अच्छे से किसी भी बात को मनवा सके, ठीक है, उसके अंदर वो सभी क्वालिटी होगी। मैंने देखा कि टीकू के अंदर ये सभी क्वालिटी है, तो मैंने क्या किया, इसको क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया। इसी तरह से लीडरशिप में होता है। लीडरशिप होने से पहले एक लीडर होता है। पहले लीडर उस पर्सन को बोला जाता है जिसके अंदर ये सभी क्वालिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है, ओके। सो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, गाइड करना, किसको, अदर इंडिविजुअल, टीम या फिर एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी पर्सन को गाइड किया जाता है, उसे प्रभावित किया जाता है। अगर इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस हो रही है, न्यू थिंग्स इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इस न्यू थिंग्स को भी अडॉप्ट ईजिली से कर पाए, ये एक लीडरशिप के हाथ में होती है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई नई चीज़ अडॉप्ट करते हैं तो इट्स नॉर्मल कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उसको क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, उसे मना करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ होता है ना। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं, राइट। बट लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जो भी ये रेसिस्टेंस आ रहे हैं, जो भी ये लोग मना कर रहे हैं, उनको उस ना में हमें हाँ में कन्वर्ट करना है। वो इस तरीके से उसे प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा,
इज इट क्लियर? और जो करेगा इस चीज़ को, जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? लीडर कहेंगे। हु आर एबल टू इन्फ्लुएंस द अदर, जो एबल है, जो जिसके अंदर काबिलियत है उस पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की, उस पर्सन को प्रभावित करने की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, A leader is an individual who exercises his influence on all the person in a group in such a manner as to make them work with the complete enthusiasm and the confidence। मीन्स कि इस तरीके से वो उनको इन्फ्लुएंस करे कि सारे के सारे जो लोग हैं बिल्कुल अपनी एनर्जी के साथ, बिल्कुल अपनी कॉन्फिडेंस के साथ वो सारा का सारा काम परफॉर्म कर सके। तो एक लीडर के अंदर ये एक अहम पावर होनी चाहिए, तभी वो लीडर कहलाएगा, है ना। जैसे ये होता है ना कि बहुत बार आपने एग्जांपल देखा कि एक व्यक्ति ने कुछ बोला तो सारे मान जाते हैं, तो कुछ तो खास बात है भाई, जो सारे मान रहे हैं उस बात को, है ना। तो वही बात इसके अंदर आ रही है। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लीडर देखिए क्या दी हुई है, स्पेसिफिक ऑथर है कॉन्जन एंड ऑर्डनिल के द्वारा। क्या कह रहे हैं कि लीडरशिप में बी डिफाइन एज द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट इंटरपर्सनल पर्सोनल इन्फ्लुएंस बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, मान लीजिए आपका ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, इस गोल को कैसे अचीव करना है। अब देखो 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, सबको पता है। अब बहुत सी टेक्निक चेंज हो गई है, सारा का सारा डिजिटलाइज हो गया, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो जो नॉर्मल सी बात है, जो पुराने पर्सन होंगे उनको डिजिटलाइजेशन का यूज़ करना, ऑनलाइन सिस्टम का, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में थोड़ी सी तो दिक्कत आ रही होगी। उनको किस तरीके से मनाया गया है कि आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ हम सिखाएंगे, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लीजिए। तो नॉर्मल सी बात है, वो किसके ऊपर बेस है? शब्दों के खेल के ना ऊपर, है ना। कम्युनिकेशन का पॉइंट अभी आप आगे बढ़ेंगे। शब्दों के खेल में क्या है कि आप किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। बात रखने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप नॉर्मल सी देखो, एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, ठीक है, बट इस व्यक्ति की बात मानी जा रही है बहुत बार। क्यों? क्योंकि इसके कहने का तरीका, इसके कहने का तरीका इतना इफेक्टिव नहीं था जितना इसका था। कम्युनिकेशन में एक स्टोरी के साथ हम समझेंगे, बट हाँ, कम्युनिकेशन की विद द हेल्प हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जैसे बहुत सारे, जैसे टाटा, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, इन्फोसिस के सबके दे रखे हैं, बिल गेट्स दे रखा है, अंबानी दे रखा है, टाटा दे रखा है, सबके लिए ये सभी लीडर्स है, ये कंपनीज है। ये इस कंपनी को ये ऑपरेट कर रही हैं, किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब इनकी फीचर्स के ऊपर आते हैं। फीचर्स क्या होती है एक लीडर की, लीडर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो सब बातें हम देखेंगे। सबसे पहले एक लीडर के अंदर क्या पावर होती है कि वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरे लोगों को मतलब कि प्रभावित कर सकता है, अपनी बातों से क्या करता है, प्रभावित करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ एक स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो कुछ एक ऐसी बातें बताते हैं जिनसे आप एकदम से प्रभावित हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो जो जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके कम्युनिकेट करने का तरीका, उनके एक्सप्रेशन का तरीका, ठीक है, किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, उससे आप प्रभावित होते हैं। एक अच्छे लीडर की पहचान कुछ इस तरीके से ही हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज स्टार्ट द वर्किंग एज दे टोल्ड बाय देयर लीडर। अगर कोई पर्सन उससे प्रभावित हो जाता है तो वो वही काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि नॉर्मली अगर घर में अगर मम्मी बोले कि मम्मी बेटा दूध डेली पीना चाहिए, है ना, बट आप उनकी बात नहीं मानती है ना। बट एक बाहर वाला पर्सन जिससे आप प्रभावित हैं, आप उनके कहने से ही क्या लग जाते हैं, डेली दूध पीना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बताएंगे कि दूध पीने से ये होता है, अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो इन फ्यूचर आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ये वो, मतलब बहुत सी चीज़ें बताएंगे, है ना। तो उनके कहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, जिसके कारण आप उन लोगों से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और आगे नेक्स्ट डे क्या हो जाते हैं कि मम्मी उन्होंने बोला था कि हाँ दूध पीना के लिए ऐसे होता है। तो तुम्हारी मम्मी का रिस्पॉन्स पता है क्या होता है कि जब मैंने बोला जब तो नहीं मान रहे थे, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट तो किया ना तुमने, है ना। तो कहने का मतलब कि इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय, जो इन्फ्लुएंस हुआ है उस एम्प्लॉय उससे, वो क्या स्टार्ट कर देगा, वर्क का स्टार्ट करना शुरू कर देगा किसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे लीडर ने बोला है। दैट्स इट। बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस, लीडरशिप के थ्रू अगर आप किसी से प्रभावित है, आप भी चाहेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी भी कुछ उस पर्सन जैसी हो, है ना। सब चाहेंगे कि अगर किसी में अच्छी क्वालिटी है तो आप क्या चाहते हैं कि मुझे तो कुछ इनके जैसा बनना है ना। जैसे इनका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है, टोन है, पिच है,
जैसे वो चलते हैं, ठीक है, बात करने का तरीका है, इन सभी से नेक्स्ट पर्सन के बिहेवियर को अच्छा है ना, तो आप क्या करेंगे, आप भी उन जैसा बनने की सोचेंगे। तो इसी कारण से हमारे बिहेवियर के अंदर भी चेंज आता है। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द अदर दूसरे लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए भी एक लीडरशिप का अहम रोल होता है। एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नॉर्मल सी बात है। लीडरशिप हुआ, मोटिवेशन हुआ, इंसेंटिव्स हुआ, स्टाफिंग हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, ठीक है, कंट्रोलिंग हुआ, प्लानिंग हुआ, ये सब के सब जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है और आपके अदर फंक्शन है, ये आपके कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलते रहेंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कॉमन गोल अचीवमेंट प्रोसेस, ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत बार आपको हर जगह मिलेंगे। तो इट्स अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। हाँ, बस इसमें ये पॉइंट अलग है कि ये कॉमन गोल की तरफ किस तरीके से अचीव करते हैं। देखो, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, हमने एक ऑथर थे हेनरी फ्यूल, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर कहते हैं, है ना। उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, याद है किसी को? 14 प्रिंसिपल में हमने समझा था यूनिटी ऑफ कमांड को। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि आपका एक बॉस है, उससे सबको क्या मिल रहे हैं, कमांड मिल रहे हैं। ये नहीं है कि कोई दूसरा दो बॉस है, वो एक बॉस, ऐसे देखो, ये हमने ऐसे समझा था, बॉस नंबर A, बॉस नंबर B, ठीक है, इनके नीचे काम करने वाले 4 व्यक्ति हैं। नॉर्मल है, अगर आपका एक ही बॉस होगा तो सबको एक से ही कमांड मिलेगी, एक ही काम करना पड़ेगा। अगर 2 बॉस हुए तो क्या होगा, डबल काम होगा, जिसके कारण क्या है, कन्फ्यूजन जनरेट होगी। इस कन्फ्यूजन जनरेट ना हो, इस हर्डल ये क्रिएट ना हो, तो हम क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड का यूज़ करते हैं कि एक ही बॉस के द्वारा आपको कमांड दी जाए, दूसरे के द्वारा ना दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था कि जो भी पर्सन काम कर रहा है, जितने भी काम करें एम्प्लॉई, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई है, वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में काम करें। और वो डायरेक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने का डायरेक्शन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को किस तरीके से अचीव करेंगे, उसी की ओर फोकस होना चाहिए। ये नहीं है कि ये अपने पर्सनल को लेके बैठा है, ये अपने रिलेटिव्स को लेके बैठा है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात, फिर पर्सनल, फिर रिलेटिव, दैट्स नॉट ए गुड वे, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की ओर फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप इंडिकेटिंग। क्या कहने का मतलब, अब देखो, एक लीडर का एक उसके सबॉर्डिनेट का कैसा रिलेशन होगा। नॉर्मल सी बात है, ये इससे इन्फ्लुएंस कैसे होगा, उसको उसकी कुछ एक फीचर उसको पसंद आई होगी, है ना, उसका वे ऑफ टॉकिंग पसंद आया होगा, किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से वो दूसरों से मीट करता है, अपने अब दूसरों का पक्ष कैसे अपने सामने रखने देता है, अपने पक्ष कैसे दूसरों के सामने रखते हैं। ये नॉर्मल तभी हो सकता है, तभी ऐसा पॉसिबल है, पक्ष एक दूसरे के सामने आप उसका सुन रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर का, और आपका एम्प्लॉयर आपको अपना पक्ष सुना रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट होगा, इनके बीच में किसी भी तरह का मतभेद या वैर भाव नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मतभेद हुआ तो नॉर्मल सी बात है, वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, है ना। तो एक लीडरशिप में के दौरान एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में, उसके सबॉर्डिनेट और उसके लीडर के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लीडर जो होता है ना, उसको समझ होनी चाहिए कि उसके एम्प्लॉई क्या चाहते हैं, उसके एम्प्लॉई की इच्छा क्या है, वो कितना एस्पेक्ट करता है। आप एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो, ठीक है। लीडर अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द एम्प्लॉई, देन ही इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस द पर्सन, जिसके कारण आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या है, स्टाइल ऑफ लीडर। देखो, समाज के अंदर अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, या फिर आप एज एक स्टूडेंट है, जैसे कि आप सभी +2 क्लास के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के हैं, एमकॉम के हैं, बीकॉम और बीबीए के हैं, एमबीए के हैं, है ना। अब आपकी क्लास में एक टीचर है, ठीक है। टीचर का ही एग्जांपल चलो हम लेते हैं। एक टीचर है, एक टीचर आया क्लास में आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको अकाउंट्स पढ़ाने के लिए आया, ठीक है। और मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं। मैंने आते ही बोला कि बच्चों जल्दी से लीडरशिप का टॉपिक विद इन 10 to 15 मिनट के अंदर लर्न करो जल्दी, अभी मुझे इसी लेक्चर के अंदर टेस्ट लेना है। नॉर्मली लेक्चर 40 मिनट्स का होता है, राइट। 15 मिनट का टेस्ट होगा, 15 मिनट तुम्हें दे दिए हैं, 10 मिनट मुझे मेरी चेक करने की हो जाएगी।
चलो जी ठीक है। मीन्स कि मैंने ना तो अपने स्टूडेंट्स की सुनी, मैंने सीधा जाके ये कहा कि सुनो, आज मैं तुम्हें ये काम करवाऊंगी, जल्दी से 15 मिनट के अंदर मुझे नहीं मिला तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको मैं पनिश करूँगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या ये कह सकती हूँ कि ये लीडर सेंटर मेथड हो जाएगा कि मैं केवल अपनी चला रही हूँ, है ना। तो ये कैसा है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इन केस मैं क्लास में आई, मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों आज तुम्हारा किस टॉपिक को करने का मूड है किस टॉपिक को करने का मूड है। मैं बच्चों ने कहा कि मैम हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम मान लीजिए मैं बिजनेस का एग्जांपल ले रही हैं साथ साथ, क्योंकि बिजनेस हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अकाउंट में कैश फ्लो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, शेयर का होता है, डिवेंचर्स का होता है। हम बिजनेस का लेते हैं क्योंकि अभी बिजनेस पढ़ रहे हैं। अब मैंने डायरेक्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट है, सुपरविजन करना, मोटिवेशन का, लीडरशिप का एंड लास्ट इज अ कम्युनिकेशन। ये 4 पॉइंट है। मैंने बच्चों से आके पूछा कि आज आपको डायरेक्टिंग में से कोई भी एक टॉपिक याद करना है, याद करके मुझे अभी टेस्ट देना है, ठीक है। तो किसी ने 50% बच्चों ने कहा कि मैम हम क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे। 25 स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम लीडरशिप मोटिवेशन करेंगे, और 10% इन्होंने कहा, और 15% इन्होंने कह दिया। तो मैंने क्या किया कि पहले दिन इसको किया, फिर दूसरे दिन इसको दिया। मीन्स कि मैंने सबके आइडियाज़ लिए, देन मैंने डिसीजन लिया, फिर एक टॉपिक याद करने के लिए तुम्हें दे दिया। तो ऐसी लीडरशिप को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप। मीन्स कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चल रही हूँ, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक लीडरशिप तब होगा जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी साथ लेके चल रही है। मैं बीच में खड़ी हूँ, ठीक है, और तुम मेरे आसपास खड़े हो, ये सभी स्टूडेंट्स हैं, ABCDE, ठीक है। ये आप आपस में भी कम्युनिकेट करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और डायरेक्ट मुझे भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सब आपस में मिलकर मुझे बता सकते हैं। दैट मीन्स मैंने आपकी थोड़ा सा राय ले ली है, ठीक है। एक हो सकता है कि लीडरशिप बिल्कुल ही मैं आपको फ्रीडम दे दूं, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, पर आखिरी में आके मुझे टेस्ट लेना है, ठीक है। मैं बिल्कुल आपकी बाउंड्री से बिल्कुल बाहर हूँ, ABCD। इन केस कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है कि हाँ मेरे बिना अब तो काम चलेगा ही नहीं, तब मैं उस डिसीजन के अंदर एंटर लूँ, तो उसे बोलेंगे लाजिज फेयर। तो फर्स्ट डिसीजन क्या था कि मैंने अपने ही रोब जमा कर तुम्हें याद करने के लिए दे दिया। मीन्स कि आपसे ज़बरदस्ती करने की बात की जा रही है कि हाँ करो, जो बोला है वो करो, तुम्हारी कोई नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, तुम्हारी थोड़ी बहुत सुन ली। यहाँ पर तो तुम्हें बिल्कुल ही फ्रीडम दे दी है मैंने। हाँ जब इमरजेंसी होगी तब मुझे बुला लेना। ये क्या होता है जब हम PhD करते हैं ना, तब होता है, ठीक है। ये कॉलेज लाइफ के अंदर होता है। ये मोस्टली अब नहीं होता, पहले होता था, स्कूलिंग में होता था पहले। अब हाँ प्राइमरी सेक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। प्राइमरी में बच्चों को तो देखो नॉर्मल सी बात है, बच्चों को तो नहीं पता क्या करना है क्या, ये प्राइमरी सेक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से समझते रहना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या कहते हैं कि लीडर कीप ऑल द अथॉरिटी सेंटर इन हिज हैंड एंड द सबॉर्डिनेट हैव टू परफॉर्म द वर्क। कहने का मतलब जो लीडर होगा वो अपने पास क्या रखेगा, सारी की सारी अथॉरिटी रखेगा अपने हाथ में, और जो वो उनको काम दिया गया है वही सबॉर्डिनेट उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे एग्जैक्टली एज पर हिज ऑर्डर। जैसे उन्होंने बोला है वैसे करोगे, अगर वैसे नहीं किया तो टेक अ पनिशमेंट, ओके। इनके सेकंड नेम क्या है, लीडर सेंटर्ड भी कहते हैं, और हम इसे अथॉरिटेरियन लीडरशिप भी कहते हैं। इसके अंदर फीचर्स क्या आ जाएंगी, इसके अंदर सबसे पहले जो फीचर्स क्या है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। क्यों, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, देखो मैंने एक टॉप पॉइंट बताया था, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कुछ एक हाथों के अंदर अथॉरिटी रहना। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि मोस्टली लोग हैं उन सभी के हाथ में पावर है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। समझ पा रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, ये एक ही पर्सन ऑर्डर देगा तो पावर एक ही के हाथ में है, और जब पावर एक के हाथ में हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंगल मैन डिसीजन। केवल एक ही पर्सन का डिसीजन होगा, और वो पर्सन कौन है, मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के द्वारा ही जो डिसीजन दिया गया है वही मानना है, उनकी नहीं सुनी जा रही तो इट्स नॉर्मल। कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है, एक तरफा चल रहा है, वन वे कम्युनिकेशन है,
ओके। रिजल्ट बेस्ड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जैसा रिजल्ट रहेगा, जैसी इनकी परफॉर्मेंस रहेगी, वैसे वैसे क्या रहने वाला है, इनको पनिशमेंट मिलेगी। अगर काम अच्छे से नहीं किया तो दैट मीन्स अ पनिशमेंट, अगर काम अच्छे से कर दिया तो दैट मीन्स आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि जिसके अंदर आपको थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती है, आपको, दैट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को। देखो क्या कह रहे हैं कि लीडर कंसल्ट विद हिज सबॉर्डिनेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अपने डिसीजन लेने से पहले लीडर क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के साथ थोड़ा बहुत कंसल्टेंट करता है, मीन्स की बातचीत करता है, उनकी सलाह लेता है, कंसल्टेशंस लेता है। ठीक है। वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, कोलाब्रेशन के, मीन्स की तालमेल बिठाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ओपन इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, वेयर द आइडिया फ्री फ्लो, जहाँ पे आइडिया एक दूसरे के साथ आप फ्लो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है जी। इसका सेकंड नेम क्या है, ग्रुप सेंटर्ड इसे कहते हैं। क्यों ग्रुप सेंटर्ड है? क्योंकि ये सबको लेके चलता है। देखो इसमें ग्रुप बनाया जाता है, बीच में मेंबर ये है, लीडर ये है, सबसे बातें करेगा, सबसे सबकी सलाह लेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे ग्रुप सेंटर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अगर फीचर्स की बात की जाए, अब मैं कहूँ कि क्या इसने अपना रोब जमाया, क्या इसने इनको ऐसे एक काम थोपा है? नहीं ना। तो हम इसको हम बोल सकते हैं टू वे कम्युनिकेशन है, ओपन कम्युनिकेशन है। ओके जी। बिलीव इन अ सबॉर्डिनेट, अब देखो इनसे आइडिया लिया है, इनसे इनकी माइंड की मेंटेलिटी पूछी है कि आप अगर ये टॉपिक होता है तो आप हम क्या करना चाहिए, हमें ये क्या करना चाहिए, मतलब एक सलाह लेते हैं, है ना। तो वो क्यों होती है? क्योंकि एक ओनर को अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या है, विश्वास है। उस विश्वास के बेस पर हम क्या करते हैं, उन्हें उससे एडवाइस लेते हैं। दैट्स इट। कंसल्टेशन बेस्ड होती है, वही बात अगेन रिपीट हो रही है। मीन्स कि एक एग्जाम्पल समझ लीजिए जिसके बेस पर आप इनको अच्छे से बाइफरकेट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्विक डिसीजन लिया जाता है। क्विक डिसीजन किस में लिया जाएगा? अब जिसने अपना रोब जमाया डायरेक्ट, अब इन्होंने ना तो जाके इनसे पूछा तुम्हें क्या करना है। अब इनके केस में क्या होगा कि डिसीजन जल्दी लिया जाएगा, बट मोटिवेशन नहीं रहेगा। मोटिवेशन क्यों नहीं रहेगा? कि इनको ये थोड़ा प्रेशराइज हो जाएगा कि देखो ये तो सारा दिन अपनी अपनी चलाता रहता है, करना वही है, तो उनका जो मोराल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो सबॉर्डिनेट है ना, वो कई बार इस तरीके के बिहेवियर को सहन नहीं कर पाते, तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, आंदोलन पे चले जाते हैं, धरना रख लेते हैं, लॉकआउट कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो ये तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके अंदर बस दो ही पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसके अंदर क्विक डिसीजन लिया जाता है, सेटिस्फैक्ट्री वर्क किया जाता है। मीन्स कि जितना काम आपको दिया गया है ना, किसको सेटिस्फैक्शन होगा? नॉर्मल सी बात है, लीडर को ही होगा सेटिस्फैक्शन, इनको तो कहाँ होगा, क्योंकि ये तो प्रेशराइज होकर मोरल डाउन हो रहा है, जिसके कारण एगिटेशंस हो रही है। ठीक है। बट यहाँ पर डेमोक्रेटिक की बात की जाए तो डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि इनका मोरल हाई होता है। जो इसकी लिमिटेशंस थी ये इनकी पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगी। ये कौन है? डेमोक्रेटिक है। ठीक है। डेमोक्रेटिक में इनका मोराल बिल्कुल हाई हो जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं इनको थोड़ा डिसीजन लेने की आपको फ्रीडम दे दी जाती है, और साथ साथ में कॉपरेशन भी बढ़ता है, इसकी तालमेल बढ़ता है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट लिमिटेशंस है वो क्या है? रिक्वायर्ड एजुकेटेड सबॉर्डिनेट। एजुकेटेड सबॉर्डिनेट क्यों कह रहे हैं? देखो जो मेन पर्सन है वो उनसे गाइड कंसल्टेंट करेगा, उनसे सलाह लेगा। वो सलाह तभी ली जाएगी ना जब उनके दिमाग में कुछ आइडिया जनरेट होगा। आइडिया तभी जनरेट होगा जब उसके ऊपर उसके प्रीवियस नॉलेज होगी। प्रीवियस नॉलेज ही नहीं होगी तो इट्स नॉर्मल कि वो आइडिया नहीं दे सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि वो एजुकेटेड सबॉर्डिनेट होना चाहिए, बट इसके अंदर साथ साथ हमारा थोड़ा डिसीजन जो है डिले हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन याद करने हैं, ये पॉइंट याद करना है, तो मैंने आते ही काम दिया। अरे एक मैं इनसे पूछूं, कम से कम मेरी 5 मिनट तो ज़रूर यूज़ होने वाली है ना। तो वो 5 मिनट को भी सेफ यहाँ पर नहीं किया जाता। दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पे जो डिसीजन है वो डिले ली होती है। अब देखो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या है, ऑटोक्रेटिक के अंदर ये सुटेबल तभी होगा जब क्या है, सबॉर्डिनेट क्या होंगे, हमारे अनएजुकेटेड होंगे। अनएजुकेटेड क्यों? क्योंकि ये जो वर्कर्स होते हैं ये कैसा काम करते हैं? फिजिकल वर्क करते हैं। फिजिकल समझते हैं जो मतलब शारीरिक काम किया जाता है, जो श्रमिक काम किया जाता है। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि व्हेन द लिटल टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर ये तभी ये सुटेबिलिटी बता रहे हैं कि ये कहाँ सुटेबल है, जब हमें डिसीजन जल्दी लेना है, आपके पास टाइम कम है, तो ये हमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अपनानी चाहिए। व्हेन द सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑन द टाइम, जब सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितना टाइम दिया है ना उतने टाइम में प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उस केस में ये डिसीजन, ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अपनाई जाती है। क्यों? एक टाइम लिमिट दे दी है, बाउंड्री सेट कर दी है, और नॉर्मल सी बात है, जो हमें प्रोडक्शन चाहिए तो चाहिए, तो तब हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। डेमोक्रेटिक कब सुटेबिलिटी होती है? डेमोक्रेटिक तब सुटेबल होता है जब हमारे पास डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम होता है। जैसे कि अगर हमारे पास जैसे ये होता है कि आपके पास केवल 1 घंटा है, जल्दी से 1 घंटे के अंदर डिसीजन लेके हमें ये बताइए कि आप ये करेंगे नहीं करेंगे, है ना। बट आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास 1 दिन है, 1 दिन के अंदर देखो, फिर आप क्या करोगे? घर वालों से भी पूछोगे, है ना, और अपने रिलेटिव से पूछोगे, फ्रेंड से पूछोगे कि मैं ये करूँ या ना करूँ। बट अगर आपके पास 1 ही घंटा है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको अपने माइंड से काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप होती है वो ऑटोक्रेटिक है, तो डिसीजन अपना सुनाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कम टाइम होता है, और कम टाइम के अंदर उसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन द लीडर वांट टू इन्वॉल्व द सबॉर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग, ये कहते हैं कि जब लीडर चाहता है कि उनके सबॉर्डिनेट उसके अंदर इन्वॉल्व हो, डिसीजन लेने में इन्वॉल्व हो, जिसके कारण उनकी जो कैपेबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की वो बढ़ेगी, तो वो चीज़ सिखाने के लिए भी होती है। और वो तभी सीखी जाएगी वो जब थोड़ा बहुत क्या होंगे? एजुकेटेड होंगे, वो अंगेज होंगे कि अपनी नॉलेज को वो शेयर करे, अपनी नॉलेज को वो एनहांस करे, साथ साथ शेयर भी करे, साथ साथ एनहांस भी करे। कुछ नया सीखेंगे तभी जब वो किसी नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। ओके। नेक्स्ट आ जाता है लाजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल। लाजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है कि लीडर तो बाहर खड़ा होता है और उस मैदान के अंदर केवल और केवल सबॉर्डिनेट होते हैं। मीन्स नॉर्मल है कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, है ना, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? फ्रीडम बोला गया है। लीडर गिव हिज सबॉर्डिनेट कंप्लीट फ्रीडम टू मेक अ डिसीजन। एक डिसीजन लेने के लिए उन सबॉर्डिनेट को पूरी तरह से फ्रीडम दी गई है। ठीक है। लीडर टेक लिटिल इंटरेस्ट इन द मैनेजरियल फंक्शन एंड द सबॉर्डिनेट आर लेफ्ट टू देयर देमसेल्फ। ये कह रहा है कि जो लीडर होगा वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेगा मैनेजरियल फंक्शन में, और सारा का सारा काम सब कुछ सबॉर्डिनेट पे। अगर कुछ गड़बड़ नजर आएगी या फिर कुछ इमरजेंसी क्रिएट होगी, इनके बिना काम ही नहीं चलने वाला लीडर के बिना, तब तक वो उसके अंदर एंट्री नहीं डालेगा। इसलिए इसका सेकंड नेम क्या है? इंडिविजुअल सेंटर्ड। ठीक है, इंडिविजुअल सेंटर्ड मेथड है ये लीडरशिप के अंदर। ठीक है क्या? और इसके अंदर क्या है कि फुल फेथ इन द सबॉर्डिनेट। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? फीचर्स की बात कर लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट के ऊपर क्या है? पूरा विश्वास होता है, फुल फेथ होता है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है, सबॉर्डिनेट है, वो क्या करेगा? अपनी पूरी एफिशिएंसी और अपनी पूरी स्किल का यूज़ करके एक आउटपुट जनरेट करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी होती है, मतलब कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। कहते हैं कि लीडर डज नॉट इन्फ्लुएंस अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। जब तक वो इंटरफ्रेंस नहीं करेगा, जब तक उसको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि हाँ अब तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, वो तब तक उसमें एंटर नहीं करेगा। ठीक है। इन सभी एक्टिविटीज़ को करवाने के कारण, सबॉर्डिनेट से इतना सारा फ्रीडम देने के कारण क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट जनरेट हो रहे हैं कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा सबॉर्डिनेट का। ठीक है। इफ़ द सबॉर्डिनेट इज़ द हैबिचुअल टू टेक द डिसीजन, ये तब होगा जब वो रेगुलर बेसिस पे इस तरीके के काम करते रहेंगे। हाई लेवल ऑफ द मोटिवेशन होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस लीडरशिप ग्रुप के अंदर 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं और पांचों के पांचों व्यक्ति अपने अपने डिसीजन के बेस पर अपना अपना काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि उनका मोटिवेशन कैसा होगा? हाई होगा। और आगे जाकर उनका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वे ऑफ टॉकिंग, कैसे वो खड़े हैं, कैसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके हाथों की मूवमेंट, उनके जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर्स, ऑल आर द एक्सप्रेस दैट्स अ कॉन्फिडेंस। ओके। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि लेस इंपॉर्टेंट ऑफ द सुपीरियर लेवल पोजीशन। कह रहे हैं इस केस के अंदर अब देखो सारी ही कमांड उनके हाथों में दे दी है, अब सारी ही कमांड बच्चों के हाथों में दे दी तो टीचर्स को तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रह जाएगी ना। तो वही बात है कि इसके अंदर जो आपका मेन जो हेड है ना, सुपीरियर है,
उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी होती है। क्यों ऐसे होता है ये चक्कर? फिर ऐसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम पढ़ने वाले हैं ना, वैसे हमने बहुत बार पढ़ाया है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे क्लास में बच्चों का रिलेशनशिप होता है ना, अगर बिना टीचर के क्लास कैसा कितना शोर मचाएगी, है ना। तो एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है एक क्लास को मेंटेन करने के लिए, क्लास को एक प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए, उनका बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, वे ऑफ टॉकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये सुटेबल कहाँ होगा? व्हेन द सबॉर्डिनेट्स आर द हाई स्किल, जब सबॉर्डिनेट क्या या तो बहुत हाई लेवल के होंगे। मैंने आपको पीएचडी का एग्जांपल दिया था। पीएचडी करते हैं लोग जब मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है, जब वो अपनी एक रिसर्च लाइन में चले जाते हैं। रिसर्च लाइन में क्या होता है कि 3 साल उनको लगातार 3 से 5 साल उनको लगातार उसी टॉपिक के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, तो वो कब होगा? जब वो उनके अंदर हाई स्किल होगी, हाई नॉलेज होगी। ठीक है, वो एक्सपीरियंसड होंगे, एक्सपीरियंस के साथ साथ वो क्या है, वो एजुकेटेड होंगे, वो उनके लिए सूटेबल है। ठीक है, आउटसाइडर स्टाफ स्पेशलिस्ट और द कंसल्टेंट आर बीइंग यूज्ड। आपको नॉर्मल सी बात है, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी एक पर्सन होता है जो इस काम में ऑलरेडी परफेक्ट है। तो आपको एक स्पेशलिस्टिक की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड पर्सन की स्टाफ की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो फॉलोवर्स जो होते हैं, जो सबॉर्डिनेट होते हैं, वो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होता है। दैट्स अ रीज़न कि आप उनको इतनी पावर दे रहे हैं। ओके, आ गया समझ में? ठीक है, ये था आपका लीडरशिप का कंसेप्ट। मैंने आपको बोला था कि हर एक टॉपिक 25 to 30 मिनट्स का है, तो विद इन दिस पॉइंट हम इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। लीडरशिप हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारे कम्युनिकेशन के पॉइंट के ऊपर। कम्युनिकेशन क्या होता है? अब देखो, मैं इतनी देर से आपको पढ़ाए जा रही हूँ, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। ये मेरे हाथ ऐसे ऐसे होते हैं। अगर मैं फेस टू फेस अगर मैं बनाती हूँ जब वीडियो, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से जब आप उस टॉपिक को समझते हैं तो उसमें अलग बात होती है। ऐसे करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट मैं अपनी एक्सप्रेशन, अपनी टोन, अपनी पिच के हिसाब से मैं आपको हर एक चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मैटर नहीं करता आप कैसे कर रहे हैं, बट हाँ, हर टाइम आप कम्युनिकेट करते हो। विदाउट ऑब्जेक्टिव के भी कम्युनिकेट करते हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो करते ही करते कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आपको ये टॉपिक समझाना है, तो टॉपिक समझाते समय मैं क्या कर रही हूँ? अपनी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, अपने ग्राफिक्स, ये जो मैं शो ऑफ कर रही हूँ ऐसे करके, है ना। अपने फेशियल एक्सप्रेशन मेरा साथ साथ चेंज हो रहा है। मैं आपको अगर बताऊँ तो क्या हो रहा है? ये सब कम्युनिकेशन है। इवन आप वर्ड का यूज़ करें, आप अगर पिक्चर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर ग्राफ का यूज़ कर रहे हैं, आप अगर सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ओरली आप अगर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, इन सभी के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ सबका, देन आपको पता आराम से इस टॉपिक को समझने में भी थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, एक सेकेंड, टॉपिक को ले आते हैं यहाँ पर। ओरली कम्युनिकेशन कैसे होगा पॉसिबल? ओरली कम्युनिकेशन कैसे होगा? अब देखो, मैं आपको बोल के बता रही हूँ। जब वर्ड्स को बोला जाता है, वर्ड्स को ओरली स्पीक किया जाता है, उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए रिटन कम्युनिकेशन की, रिटन कम्युनिकेशन है कि मैं ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, आपको लिख कर बता रही हूँ, ये भी एक कम्युनिकेशन है। मीन्स कि अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, इन सभी को जब मैं एक्सचेंज करती हूँ, एक्सचेंज कैसे होगा? जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर देख कर रही हूँ। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इतने हज़ारों लाखों बच्चों के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, तो ये क्या है? जब मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स को मैं सभी बच्चों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये कम्युनिकेशन है। पर कम्युनिकेशन तभी पूरा होगा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाना चाह रही हूँ, वही सेम अंडरस्टैंडिंग से अगर आप समझ पा रहे हो, देन वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे आप एक रिस्पॉन्स देंगे, जिसे हम कहते हैं फीडबैक कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कई बार ऐसा होता है क्लास में बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी नहीं समझ में है, जो नीड हायरार्की हमने की है, ठीक है, जिसके अंदर हमने 5 स्टेप किए थे। या फिर हम कम्युनिकेशन का ही पॉइंट समझ लें, इसी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, जिसके अंदर सेंडर होता है, मैसेज होता है, आइडिया जिसे हम बोलते हैं, फिर हम उसको एनकोड करते हैं, फिर आगे। कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आती,
तो आप मुझे बोलते हो ना, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो वो जब आप बोलोगे ना कि मैम समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या है, फीडबैक है। अब जब तक फीडबैक और सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, कम्युनिकेशन एक सोर्स है, जरिया है, जिसकी हेल्प से एक पर्सन दूसरे पर्सन की ओर अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स, अपनी आइडियाज़, अपनी इमोशंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब जो पर्सन है सुपीरियर है, कंपनी के अंदर सुपीरियर है पर्सन, ठीक है, वो बताएगा कि हाँ आपको ये काम करना है। सबॉर्डिनेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं, सबॉर्डिनेट कहेंगे कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, तो ये वापस देंगे। तो ये पूछेगा कि ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं होगा, क्या आपके पास मटेरियल की कमी है या फिर आपके पास जो फैसिलिटी दी हुई उसमें कमी है। फिर ये इनसे क्वेश्चन, मतलब कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहता है। ये तो हो गया काम के बाबत कम्युनिकेशन। ठीक है, कई बार हम ऐसे करते हैं, बेकार में बोलते रहते हैं, बेकार में बोलते रहते हैं, हम सारा दिन कम्युनिकेशन करते रहते हैं। आपको पता है इस बात का। इवन आप जब रोड पे चल रहे हैं ना, रोड पे जो सिग्नल्स लगे होते हैं वो भी आपको कम्युनिकेशन करके बताते हैं कि जो रेड लाइट आती है तो उसका मतलब क्या होती है, रुक जाओ, है ना। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। बिना किसी दूसरे पर्सन के भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। टोटली डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एक तरह से कला है। किसी को क्या ट्रांसफ़र करने की, आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करने की, व्यूज़ को ट्रांसफ़र करने की, फैक्ट्स को ट्रांसफ़र करने की, फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करने की, फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन एंड द मेकिंग द हिम टू अंडरस्टैंड दैम, कि जो आप बता रहे हो वो दूसरे को समझ में आ जाए। दैट्स इट। ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन ड्राइव हुआ था कम्युनिकेशन से, जिसका मतलब क्या है, कॉमन। मीन्स कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ना वही सेम पैटर्न में आपको समझ में आए। ठीक है, मीन्स की सेम अंडरस्टैंडिंग होना ऑफ द फैक्ट इन द बोथ द पार्टी। उस पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग आप दोनों पार्टीज के क्या बारे में क्या होना, सेम अंडरस्टैंडिंग होना। दैट्स नोन एज अ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि तो डेविस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी हुई है, क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द पासिंग इंफॉर्मेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। समझ में आ गया कि इंफॉर्मेशन पास हो रही है, अंडर समझ में आ रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, उसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। मैं आपको, बच्चे पूछते हैं कि मैम पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत से बच्चों के इतने कमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन इसी पे बात, कितने पेज भरने चाहिए मैम, कितने कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको ये नोट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, देन उसके बाद मैंने डेफिनेशन लिखी। फीचर्स मैं इसलिए छोटा छोटा लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कैसे समझाने। आपको बिल्कुल बुक से एज इट इज़ देखना है कि क्या पॉइंट्स एज इट इज़ याद करने का तरीका बताती हूँ मैं, बट इसके अंदर जो मटेरियल लिखते हैं वो आप एज इट इज़ पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करने। अगर किसी बच्चे को ये नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी अवेलेबल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है, वहाँ पे कमेंट्स कीजिए। और पर पीडीएफ आपको ₹9 चार्ज करने होंगे। ठीक है, आपको ₹9 देने होंगे और साथ ही साथ आपकी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चैप्टर की नोट्स ले सकती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो फीचर्स हैं, अब मैंने इसमें बहुत सारी बातें बताई कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, थॉट्स को एक्सचेंज किया जाता है ना। थॉट्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, इस पर्सन के थॉट्स इसके पास गए, इसकी प्रॉब्लम फिर इसके पास, मतलब एक्सचेंज तो हो रही है ना, दो पर्सन की जरूरत हो रही है, सेम अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। किसी भी वर्ड्स, किसी भी सिग्नल या फिर ग्राफिक्स, पिक्चर्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशंस, अब मैं देखो, अब मैं डायरेक्ट तो नहीं हूँ, मेरा फेस तो नहीं नज़र आ रहा, बट मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में समझाया ना, वही चीज़ें आपकी फीचर्स में हैं। इसलिए कहती हूँ जो स्टार्टिंग का जो इंट्रो होता है ना, वो अच्छे से करना चाहिए। इवन आपकी बुक से हो, आप मेरी वीडियो से कर रहे हैं, किसी और की वीडियो से कर रहे हैं, जो इंट्रो जो समझा रहा है ना, उसी के अंदर से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब देखो, फीचर मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फीचर में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया। किसके बीच में होगा, दो पर्सन के बीच में होगा। क्यों होगा, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी, वर्ड या सिंबल का यूज़ करेंगे। आप वर्ड सिंबल कैसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से। क्या आपको याद करनी पड़ी? आई होप, मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी को याद करनी पड़ी होगी। ठीक है जी, अब बात आ जाती है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2023 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर आया था, जब मार्च में पेपर कंडक्ट हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक स्टेटमेंट बेस बनाकर, कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ठीक है,
ठीक है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर में आए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर निकाल रखे बेटा, जैसे कि इकोनॉमिक्स का है, अकाउंट्स का है, सबके, वो भी रिसेंट 2022-23 के, 22-23 कैसे, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर को करवाने का मेरा भी टारगेट है। क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट नहीं करोगे, कैसे पेपर आया है, किस तरीके से पेपर बन रहा है, कैसे हमें करना चाहिए, ये तब तक नहीं सीखोगे, तब तक चाहे आप कितना पढ़ लो, आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नवंबर के एंड तक, तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर को ज़रूर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, जिसके अंदर हम समझेंगे प्रोसेस को। ठीक है, चलिए